हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही छोटा सा वीडियो होता है, 10 से 12 मिनट का आपका ये वीडियो होता है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बताती हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस कराती हूँ और दूसरा आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, सबसे पहले जाए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यानी कि हमारा मॉड्यूल 1 का जब चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक एमसीक्यू देखेंगे जो मैंने प्रीवियस सेशंस में आप लोगों से पूछा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 4 ऑप्शंस दिए थे। इट इज नॉट यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस, इट एम्स टू हैव अ सेपरेट बिजनेस लाइन, इट इज यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कंबाइंस मेनी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड अ कोहेसिव अप्रोच। अब बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट जवाब दिया है, काफी सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। आपको कोई डाउट हो रहा है कॉन्सेप्ट्स में तो आप मुझसे चैट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, बहुत बेसिक सा सवाल था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जून में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा जिन लोगों ने भी आंसर्स नहीं किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे किसी भी चीज के लिए, यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हर काम का एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए भी ना आपका एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से चाय बनती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप बैंक में हैं और बैंक के बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो भी आप देखेंगे आप एक प्रॉपर प्रोसेस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर कोई चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है तो काफी ज्यादा आसान होता है, राइट। उसमें हमें प्रॉफिट गेन करना या ये अंडरस्टैंड करना कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, हमारा जो बैंक है वो 4 तरीके के बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर का यूज करता है अपने रिटेल बैंकिंग को ग्रो करने के लिए और उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा है आपका वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा है आपका प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड चौथा है आपका प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो अब चारों को एक एक करके समझते हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर ये बताता है कि डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रमेश है, अब उन्होंने 2 प्रोडक्ट लिया, एक सेविंग अकाउंट लिया और एक क्रेडिट कार्ड लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, अगर सेम पर्सन 2 प्रोडक्ट को ले रहा है तो भी हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स में डालेंगे, ठीक है। यानी कि सेविंग अकाउंट के लिए आपका डेडिकेटेड बैंक पर्सनल होते हैं जो सिर्फ सेविंग अकाउंट के साथ डील करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड के लिए आपके अलग बैंक पर्सनल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं और उन्हीं के साथ वो डील करते हैं। तो सेम पर्सन है, 2 प्रोडक्ट लिया है, तो अगर आप मुझसे कहोगे कि मैम हम तो दोनों को सेम में रख सकते हैं ना, एक ही पर्सन का डेटा है ये, बट हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल हमें ऐसा नहीं बोलता। हमें बोलता है कि एक पर्सन चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स ले, अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंट है एक दूसरे से तो उसको हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या कहता है, सेम रमेश जी हैं, इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स लिए थे। अब हॉरिजॉन्टली में हमने दोनों को डिफरेंट डिफरेंट में रखा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल हम सारे को एक ही जगह रखने वाले हैं। यानी कि रमेश जी लोन ले या सेविंग अकाउंट ले, क्रेडिट कार्ड ले, कोई भी चीज ले, हम इसको एक जगह यूनाइट करके रख देंगे एज अ सिस्टम, जैसे हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम में देखा था। अब वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल ऐसा क्यों बोलती है, ताकि आसान हो जाए यहाँ पर हमें सर्च करना। अगर हमें किसी भी कस्टमर्स का यहाँ पर डेटा चाहिए तो सारे कस्टमर्स का डेटा हमारे पास एक जगह यहाँ पर मिल जाती है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या कहता है, ये प्रॉपर प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। यानी कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम कॉमन रखते हैं कस्टमर्स के डेटा को, मोस्ट ऑफ द जो हमारा प्रोडक्ट्स होता है उसके लिए हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर्स इंफॉर्मेशन लेस शेयर किया जाता है। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कस्टमर ओरिएंटेड है। तो हम यहाँ पर कस्टमर्स के डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द
प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा बैंक किस तरीके के मॉडल का यूज करती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का यूज करती है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे जितने भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वो मिक्स्ड अप्रोचेस का यूज करती है। ठीक है, मिक्स मॉडल होता है उनका। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आप देखेंगे प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स का यूज करती है फॉर यूनिफाइड कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और वर्टिकली से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पर डिफरेंसेस देखने वाले हैं रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग के बारे में। अब इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम डिफरेंसेस लेकर आए हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट करता है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग आप देखेंगे जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट करती है। बेस की बात करूं तो इनका मास मार्केट होता है रिटेल बैंकिंग का, और यहाँ पर कॉर्पोरेट में आप देखेंगे कि इनका स्मॉलर सेगमेंट होता है, मतलब कि ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर्स का बेस नहीं होता है। इसमें आपको रिटेल में लार्ज कस्टमर बेस देखने को मिलता है। अप्रोच की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ यहाँ पर डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग में आप देखेंगे हमारा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर हमारी डीलिंग होती है। टिकट साइज की बात करूं तो लोन टिकट साइज यहाँ पर आपको लो देखने को मिलता है। क्यों? जनरली आप देखेंगे कि रिटेल बैंकिंग क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर्स को यहाँ पर टारगेट करती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लार्जर नंबर में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। तो जब ट्रांजेक्शन्स लार्जर नंबर पे नहीं होते हैं तो लोन्स भी आप देखेंगे ज्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो टिकट लोन टिकट की जो साइज होती है वो लो होती है। लेकिन अगर यहीं पे कॉर्पोरेट की बात की जाए तो हम यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पर लोन्स लेते हैं, तो ये हमेशा लार्जर प्रोस्पेक्टिव के लिए लिया जाता है, तो लार्जर अमाउंट हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर टिकट साइज हाई होता है। रिस्क की बात करूं तो आप देखेंगे रिटेल बैंकिंग में थोड़ा सा रिस्क जो है वाइड स्प्रेड हो जाता है, रिस्क आपको लो देखने को मिलता है क्योंकि हमारे पास लार्ज क्लाइंट बेस है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क होता है स्प्रेड हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट में आप देखेंगे स्मॉलर हमारे पास क्लाइंट बेस होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क हाई देखने को मिलता है, और साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे लोन्स भी काफी लार्जर अमाउंट में हम देते हैं, तो यहाँ पर एनपीए के भी चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपेयर टू रिटेल बैंकिंग। रिटर्न यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है रिटर्न रिटेल बैंकिंग के केस में, लेकिन कॉर्पोरेट के केस में आप देखेंगे रिटर्न्स थोड़े लेस देखने को आपको मिलते हैं। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट बेस है, तो अगर हमको रिकवर करना है, प्रॉब्लम को मॉनिटर करना है, तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करूं तो मैंने आपको पहले बोला है कि ट्रांजैक्शंस हम काफी यहाँ पर स्मॉल करते हैं रिटेल बैंकिंग में कंपेयर टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट क्यों हाई होता है? तो क्योंकि हम बिजनेस पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए की बात की गई है, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में लेस चांसेस होते हैं कि उनका अकाउंट एनपीए होगा, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर लोन्स नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं भी कम होती है। लेकिन आप देखेंगे कॉर्पोरेट में क्योंकि हम बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट्स जो है एनपीए होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी आपको ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन थे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में उस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स यूजेस अ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल? ये आपका लेटेस्ट जो जून में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक एंड नन ऑफ द अबव। बेसिक क्वेश्चन था, इसका आंसर होता पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रिटेल बैंकिंग? 4 ऑप्शन है, हायर एनपीए, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर, डाइवर्सिफाइड रिस्क एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछा है फीचर क्या है रिटेल बैंकिंग का, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस, क्योंकि एग्जाम काफी पास आ चुका है, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। लाइक करें अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जो लोग भी जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या नेक्स्ट साइकिल को टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये सारे के सारे वीडियोस पहुंच जाए। अगर आपको कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।